नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित अवस्थी लेकर के द हिंदू आपके साथ में आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी पर। मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस खास सेशन में, जिसमें हम आपके साथ में द हिंदू डिस्कस करते हैं। ये तो सत्य है, लेकिन द हिंदू को किस प्रकार से डिस्कस करना चाहिए ये हम निर्धारित करते हैं, क्योंकि यहां पर हम सवालों के साथ साथ आपको डिटेल में ये बताते हैं कि ये सुर्खी असल में सुर्खी क्यों बनी और इसका क्या महत्व है। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। और भाई ये जो बोर्ड से लेना शुरू किया है आप लोगों के लिए इस सेशन को, अब ये पूरी तरह से डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आ गया है। तो आप लोग जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए और अपने सभी साथियों को लाइव ले आइए। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आपके इस सेशन को, जानते हैं क्या कुछ खास है। याद रखिएगा, रोजाना 12 बजे आपको 21 तारीख से ऑनलाइन आपको यूट्यूब पर यह फ्री ऑफ कॉस्ट द हिंदू प्राप्त होना शुरू हो गया है, जिसमें हम आपके साथ में सोमवार से शुक्रवार आपके सामने द हिंदू को डिस्कस करेंगे। साथ में आज 1:30 की जो क्लास है मेरे प्यारे साथियों, कुछ टेक्निकल कारणों के कारण नहीं हो पा रही है, तो कल आपको यह क्लास मिलेगी। मैं पहले ही इंफॉर्म कर दे रहा हूं, आप परेशान ना होइएगा और अपने साथियों को बता दीजिएगा। कल यह क्लास होगी। असल में सुबह इस क्लास को 4 घंटे पहले बनाना होता है। यह क्लास मैं बनाना भूल गया और यह 1:30 बजे होनी थी और जल्दबाजी में निकल गई। एनीवे, लेकिन हां, यह बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, कल आपको मिल जाएगी और इसको हम साथ में संडे के दिन एक्स्ट्रा आवर्स लेकर के जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो खत्म भी करवा देंगे। तो आप उसका 1% भी लोड मत लीजिएगा। बाकी जो बातें हैं वो पता ही है कि रेफरल कोड है अंकित 10, जिसके माध्यम से आप यूपीएससी में मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा जो फाउंडेशन बैच है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में एसएससी का जो फाउंडेशन बैच है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों जगह अंकित 10 लगता है। यूपीएससी का जो फाउंडेशन बैच है ये बहुत खास है, क्योंकि इसमें ऑप्शनल की फीस, मेंस की आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स सब चीजें एक साथ शामिल हैं। तो आप इसका अधिकतम लाभ सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए सेशन को शेयर करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्या कुछ है हमारे पास में मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहली चीज जो है वो आपके सामने से पहला सवाल क्या है मेरे प्यारे साथियों। ये चीज तो अब कॉमन हो गई है कि आपको हर दिन एक ना एक बिल पढ़ना पड़ रहा है। बिलों को पढ़ते हुए हमने आप तक क्या क्या चीजें पहुंचाई, जैसे कल हम लोगों ने बिल पढ़े थे, आज भी हम बिल पढ़ रहे हैं। आज क्या है, आज एक और बिल हम पढ़ रहे हैं। विपक्ष के वॉकआउट के बीच लोकसभा ने 3 श्रम बिलों को मंजूरी दी। तो अब सवाल यह बन गया है कि श्रम बिल कौन से आए, सारी जानकारी आपको ली जाएगी। क्या है लेबर लॉ, क्यों इसका विपक्ष विरोध कर रहा है। असल में मेरे प्यारे साथियों, यूपीएससी इन्हीं प्रकार के सवालों को पूछती है। आपसे पूछा जाता है कि कोई बिल क्यों आया है, इसके समर्थन में क्या है, इसके अपोजिशन में क्या है, किस प्रकार से यह लोगों के लिए लाभदायक होगा, आपसे यह सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा मेरे प्यारे साथियों, आपको मालूम है कल भी मैंने आपको बताया था कि यूएन की 75वीं वर्षगांठ पर एंटोनियो गुटेरेस का भाषण जो था, मैंने आपको बताया था। उसी प्रकार के भाषण में अब क्या बात निकल के आई है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने हाल ही में कोरोना वायरस के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है। ये वो वाली क्लास नहीं है जिसमें मैं आपको बताऊं इसने इसको जिम्मेदार ठहरा दिया, इसने इसको नहीं। बाकायदा द हिंदू बताएगा कि इस प्रकार से फैक्ट वाइज फैक्ट, दुनिया के चैलेंजेस राष्ट्राध्यक्षों के बीच क्या है, एक एक करके हम आपको बात बताएंगे। बहुत ही खतरनाक जबरदस्त चीज पढ़ने वाले हैं आप लोग। याद करो, मैंने कुछ दिन पहले आपको मॉर्निंग वाला जो सेशन होता है वाईफाई स्टडी 2.0 पर, जो सुबह 6:30 बजे होना शुरू हो गया है, मैंने वहां आपको बताई थी एक बात, अगर आपको याद हो, कि श्रीलंका अपने संविधान में 19वां संविधान संशोधन बदलने जा रहा है, 20वां संविधान संशोधन करने जा रहा है। तो भाई साहब 19वें को खत्म करते हुए 20वें संविधान संशोधन की तरफ बढ़ चुके हैं। इन्होंने टेबल कर दिया है। श्रीलंका की संसद में भी हंगामे चल रहे हैं, वहां पर भी विपक्ष नारे लगाने लग रहा है। तो बताएंगे कि क्या है यह 20वां संविधान संशोधन, क्यों इसका विरोध हो रहा है श्रीलंका के अंदर, किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, चर्चा करेंगे। ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों, ट्राई जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसने हाल ही में एक ऐसी कमेटी बनाने की सिफारिश की है जो नेट न्यूट्रलिटी जो होती है, नेट न्यूट्रलिटी क्या होती है आज के सेशन में पता चलेगा, उस पर नियंत्रण रखने का काम करेगी, चेक करेगी कि नेट न्यूट्रलिटी को कैसे स्थापित किया जाए। आप लोगों तक ये नव न्यूज निकल के आएगी। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को आज जो 2 एडिटोरियल पता चलेंगे। देखिए, मैंने आपसे कहा है जिस समय पर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, और यदि आप वर्तमान में भी यूपीएससी का मेंस देने जा रहे हैं या प्रीलिम्स देने जा रहे हैं,
जबरदस्त संभावना है कि 4 अक्टूबर के जो एग्जाम होने वाले हैं उनमें संभव है कि आपसे यूएन से संबंधित कोई सवाल पूछा जाए, क्योंकि 75वीं वर्षगांठ मना रहा है अक्टूबर में यूएन। तो हमारे एडिटर ने भी आज उसी के ऊपर एडिटोरियल लिखा है। चर्चा करेंगे कि इन्होंने किस प्रकार से क्या कहा कि यूएन के अंदर कैसे संशोधन किए जा सकते हैं, क्या होंगी सारी सिफारिशें, हम यहां पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ मेरे प्यारे साथियों, यूनाइटिंग टू कॉम्बैट कोविड-19, हम सब लोग एक साथ हो जाएं कोविड-19 से निपटने के लिए, ऐसा सार्क के अंदर किस प्रकार की सिफारिशें, आज के जो यहां के जो एडिटर हैं उन्होंने अपनी क्या सिफारिशें दी हैं, सार्क की क्या भूमिका हो सकती है कोविड-19 से निपटने में, हम आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले सेशन को। मेरे साथ में जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उन सभी को बहुत सारा प्यार। मेरे साथ में इस समय जुड़े हुए हैं दिलीप सिंह जी जो अपने सभी साथियों को शेयर करने की बात कर रहे हैं। हाँ भाई, अभिषेक जो है उनको गुस्सा आ रहा है डिसलाइक करने वालों के लिए। अभिषेक जिन्हें डिसलाइक करना है करने दीजिए, आप तो अपना मन खराब मत करिए, पढ़िए, हमको पढ़ना है, हमको अच्छा पढ़ना है, और अपने सजेशन दीजिए कैसे इस सेशन को और अच्छा कर सकते हैं। हम लोगों ने, आप सब अपना अपना अंकित परिवार ऐसा है जिसने सलाह पा करके इतना गजब सेशन बना दिया। अब आप देखना कुछ दिनों में इसकी भी नकल होकर के सामने आ जाएगी विभिन्न चैनलों पर, उसकी चिंता मत करिए, आप तो बस पढ़िए और सलाह दीजिए मुझे कि और क्या अच्छा करें इससे, जिससे अपना और अच्छा हो जाए काम। अभी ये हमने बहुत दिनों की सलाह और मशवरे के बाद में, पहले ये अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में आया करता था, वहां से लेकर के मैं यूट्यूब पर आ गया इसको। मैंने कहा भाई वहां ज्यादा लोग पढ़ पाएंगे, पहले मुझे वहां लेके चलने दो, तो मैं यहां लेके आ गया क्योंकि विद्यार्थियों ने मांग की थी। चिंता मत करो, मस्त पढ़ो, लोग कॉपी करेंगे, इसको भी करेंगे, चिंता ना करें। आइए देखते हैं, लोकसभा क्लियर 3 लेबर बिल्स, क्या हुआ। आइए अब आपको पूरी डिटेल में बात बताते हैं। और बात इतनी नहीं है, बात यह भी है मेरे प्यारे साथियों कि बिल तो पास किए जो किए, ट्रेड यूनियनों ने यह कहा है कि हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। यानी कि हम लोग, ट्रेड यूनियंस जो हैं, लगभग 10 ट्रेड यूनियन ऐसी हैं जिन्होंने कहा है कि हम लोग विरोध प्रदर्शन में उतरेंगे। ये 2 खबरें हैं, तो अब हमको जानना जरूरी हो गया कि सर इसमें क्या बात लिखी है। मैंने आप लोगों के लिए एक सहूलियत करी है, जो चीजें हम यहां पर छोटे अक्षरों में नहीं पढ़ पाते, आप भी नहीं देख पाते होंगे, मैंने उन्हें इसी जगह से निकाल करके यहां और लिख दिया। मतलब समझना, ये जो आर्टिकल था, जैसे इसको आप नहीं देख पाए, पढ़ नहीं पाए, कोई बात नहीं, इसी के लेटर्स को, क्योंकि ये तो अखबार की कटिंग हो गई, इस कटिंग में से शब्द निकाल करके मैंने यहां लिख दिए। यानी कि ये कंटेंट आपके सामने द हिंदू के उसी वाले कटिंग से निकाल करके लाया गया है। अब उस कटिंग में जो बातें लिखी हैं वो इसी प्रकार से लिखी हुई हैं। क्या हुआ भाई, शनिवार के दिन केंद्र सरकार की तरफ से मंत्री ने जो है वो बिल रखा, 3 लेबर लॉ के बिल रखे, 3 लेबर बिल रखे जो श्रमिकों के लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं। लेकिन वो केवल और केवल सत्ता पक्ष ने ही पास कर दिए। कैसे? विपक्ष तो था ही नहीं। क्यों? विपक्ष तो वॉकआउट करके चला गया। देखो भाई, विपक्ष नाम से जो इस समय काम हो रहा है वो विरोध का काम हो रहा है। विरोध के काम में विपक्ष की जो सुनवाई है वो बिना हुए ही सरकार आगे बढ़ रही है। अब आप इस बात को 2 तरह से कह सकते हैं कि भाई लोकसभा से विपक्ष क्यों गायब हो गया जबकि राज्यसभा से 10 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। तो आंसर भी यही है कि राज्यसभा से 10 सांसद सस्पेंड किए गए ना, तो लोकसभा वाले भी उनके साथ में सॉलिडरिटी का प्रदर्शन करते हुए कि हम आपके साथ हैं, आप संघर्ष करो, तो भैया वो लोग भी निकल लिए। अच्छा, कल एक शानदार वाकया यह हुआ कि जो 10 सांसद निकले थे उनको ये जो नारायण सिंह जी हैं, जो डिप्टी चेयरमैन थे जिस समय पर यह सारा वाकया हुआ राज्यसभा में, ये चाय पिलाने के लिए भाई साहब भर करके अपने थर्मस में चाय लेके गए, नाश्ता वाश्ता लेके गए सांसदों को खिलाने के लिए कि लो भाई, रात भर बाहर बैठ के धरना दिया है, तुम भाई इस काम को कर लो। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोगों को लगी होगी गजब दरिया दिली है। गजब दरिया दिली क्यों है? क्योंकि असल में इन दिनों साहब क्या है, मोदी जी ने इस दरिया दिली को ट्वीट करके यह कहा कि देखिए कितने उच्च किस्म के ये व्यक्ति हैं जो कि यहां पर लेकर के चाय गए हैं, और उन सांसदों को देखिए, उनका अड़ियल रवैया देखिए, जो कि बाहर संसद के बैठे हुए हैं। एक तो गलत तरीके से बैठे हैं और दूसरा वो चाय को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अरे भाई मोदी जी, आपने चाय पिला पिला के प्रधानमंत्री बन गए, अब इनको विरोध भी नहीं करने दोगे क्या? इनको विरोध करने दो। दूसरी बात यह है कि नारायण सिंह जी जो है ना, जो डेप्यूटी चेयरमैन है, ये बिहार से बिलोंग करते हैं भाई, और बिहार में है इन दिनों इलेक्शन, तो बिहार का जो क्रेडिट कार्ड है वो बहुत बढ़िया से काम करे, तो ये तो हो गई पॉलिटिकल बात।
अब हम बात करते हैं कि भाई इस मुद्दे में मतलब तथ्य क्या है, इस बिल में ऐसी बात क्या है जिसका विरोध हो रहा है। चलिए तो हम एक एक करके आपको पॉइंट बताते हैं, आप खुद से सोचिएगा और लिखिएगा, समझिएगा कि क्या कहानी है। मेरे प्यारे साथियों, 3 बिल थे। नंबर 1 बिल था इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। याद कर लेना बेटा, इसे IR कोड के नाम से बहुत बार लिखा जाएगा। किस नाम से लिखा जाएगा? IR, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। दूसरा है मेरे प्यारे साथियों ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड, यानी इसे OSH के नाम से जाना जाएगा। और मेरे प्यारे साथियों, तीसरा है कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी, जिसे CSS के नाम से जाना जाएगा। यह याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, यानी कि OWC के नाम से भी इसे शॉर्ट फॉर्म में कहीं लिखा मिल जाए तो तैयार रहिएगा। ये बिल थे, ये 3 बिल लोकसभा में रखे गए। फिर से मैं याद दिला दूं, बिलों का तरीका क्या होता है। सिंपल सा तरीका होता है, मैंने पहले भी आपको बताया है। बिल एक प्रकार से, मतलब मैं आपको यह बताना चाहूं कि भाई साहब किस प्रकार से काम होता है संसद में, तो ऐसे समझ लेना कि संसद का जो काम है ना, वो इस प्रकार से होता है। कैसे? इधर देखो कि भाई सबसे पहले संसद जो है वो 3 चीजों से मिलकर के बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ये 3 चीजें तो हम जानते ही हैं। याद करो, मैंने कल भी आपको बताया था। सबसे पहले यहां पर एक प्रस्ताव लाया जाता है, वो प्रस्ताव जब अंदर पहुंचता है, प्रस्ताव को बिल के रूप में रखा जाता है। बिल के साथ में लोकसभा वाले जो हैं वो प्रॉपर तरह की कार्रवाई करते हैं, यानी कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 प्रोसेस चलते हैं। इसके बाद में बिल राज्यसभा में रखा जाता है, यहां पर भी रीडिंग 1, रीडिंग 2, रीडिंग 3 चलती हैं। दोनों से पास होकर के प्रेसिडेंट के पास जाता है, और जब प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाता है तो प्रेसिडेंट यहां से इसे जब मोहर लगा देता है तो यह एक एक्ट बन जाता है। तो काम क्या हुआ? काम यह हुआ कि लोकसभा में यह बिल रखा गया। अब आप पूछेंगे कि सर गजब बात करते हो, एक बात बताओ, बिल जब पास होता है तो पास होने के लिए तो वोटिंग होती होगी ना? मैंने कहा बिल्कुल होती है। तो बोले सर एक बात बताइए, जब वोटिंग होती ही है तो इस समय पर विपक्ष को जाने की क्या जरूरत थी? खैर, तो वहीं रुक करके उसको वोटिंग को रुकवा देते, यानी कि हरा देते सरकार को। आप में से कई इनोसेंट बालक ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे कि लोकसभा के अंदर विपक्ष ने वॉकआउट क्यों किया, इससे अच्छा था ना वो बिल को वोट में ही हरा देते। अरे भाई, अगर बिल को वोट में हरा देते तो सरकार एनडीए की थोड़ी बचती, विपक्ष की सरकार हो जाती। कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे साथियों कि लोकसभा में जिसकी सरकार होती है उसी का बिल पास होता है। यह समझ के चलिएगा, क्योंकि बिल पास होने के लिए साधारण बहुमत अगर रिक्वायर्ड है तो मेरे प्यारे साथियों वो तो जिसकी सरकार है उसके पास ऑलरेडी बहुमत है, तो बिल तो पास होगा ही। तो विपक्ष ने कहा कि अब मुद्दा नहीं है तो निकलो यहां से। मुद्दा निकल गया साहब, लेकिन विरोध कर रहे हैं मीडिया में आ करके। तो अब जानेंगे कि ऐसी क्या बात है और जिसका विरोध होता है, क्यों होता है, सब बातें चर्चा करेंगे। दूसरा मेरे प्यारे साथियों, अब यहां से बिल पास हुआ, जानते हैं पॉइंट नंबर 1 क्या निकल के आया जिसके कारण विरोध हुआ। तो अब मैं पूरी जानकारी आप लोगों के लिए हिंदी में भी ट्रांसलेट करके लाया हूं। कल कुछ विद्यार्थी कह रहे थे जब इतनी ही अच्छी चीज है तो मेरे प्यारे साथियों कि सर आप है ना थोड़ा हिंदी ट्रांसलेशन भी लाया करिए। तो मैंने एक हिंदी न्यूज़पेपर में से, आप चिंता मत करिए, आपके लिए जनसत्ता, दैनिक भास्कर हो या फिर आपका दैनिक जागरण हो, पत्रिका हो, जिन भी अच्छे हिंदी न्यूज़पेपर में मुझे कोई कंटेंट मिलेगा, दा हिंदू के साथ साथ में वो भी लेकर के आ जाऊंगा। तो दा हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जहां से भी खबर अच्छे से रखी गई हो, मैं बता दूं आपको, ये मैं दैनिक जागरण से लेके आया हूं, अगली वाली इकोनॉमिक्स टाइम से लेके आया हूं। खबर जो है हमने शुरू कर दी किससे? दा हिंदू से, लेकिन समझाने में कहीं किसी एडिटर ने अच्छी बात लिखी हो तो हम वो लेकर के भी जरूर आएंगे, आप बेफिक्र रहिए। अब क्या हुआ, इसमें इन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से बातें लिखी। क्या लिखी? इस बिल में 3 प्रमुख बातें थी, 3 प्रकार के बिल हैं। इनमें पहला जो बात है वो आप देखिए ध्यान से, कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं इसमें। कहा गया है कि जो नया श्रम कानून है यह संगठित और असंगठित दोनों ही प्रकार के श्रमिकों को कई नई सुविधाएं देगा। तो पहला सवाल बनता है, सर संगठित और असंगठित क्या होता है? भाई संगठित का मतलब होता है जिनको प्राइवेट नौकरियों में नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। यूं समझो आप, जिनको कहते हैं ना अपने भाई इनकी सारे प्रकार की कट शट सारे लगते हैं, मतलब इनका वो क्या कहते हैं, इनके तनख्वाह में से एक हिस्सा कटता है जो कि सरकार के पास जमा हो जाता है। बाद में ग्रेजुएटी जिसे कहते हैं, ग्रेजुएटी जमा होकर मिलती है, वो संगठित क्षेत्र के हैं। जिन श्रमिकों की गणना की जा सकती है, जिन श्रमिकों को आपके ESIS जो अस्पताल होते हैं उनके अंदर एडमिट करवाया जा सकता है, जिनको सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, वो तो संगठित हो गए। लेकिन जैसे रेडी पट्टी वाले हो गए या सब्जी बेचने वाले हो गए, जो मतलब मजदूर जो मेला ढो रहा है या फिर सामान का निर्माण कार्य करवा रहा है, घर का निर्माण कार्य करवा रहा है, वो असंगठित वाले
वाले हो गए, उन दोनों को लाभ होगा। अब सवाल बना कैसा लाभ होगा सर, आइए मैं बताता हूं। पहली बार तो सभी श्रमिकों का हेल्थ चेकअप अनिवार्य होगा 1 साल में। बहुत बड़ी बात सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, सरकारी आंकड़ों के अनुसार 40 करोड़ हेल्थ मतलब वो हैं श्रमिक हैं भारत के अंदर, 40 करोड़ श्रमिकों का हेल्थ चेकअप होना, 39 करोड़ कहीं लिखा हुआ है कहीं 40 करोड़, 40 करोड़ श्रमिकों का हेल्थ चेकअप होना अनिवार्य कर दिया गया है। जो भी नियोक्ता उन्हें नियुक्ति देगा वो उनका हेल्थ चेकअप सुनिश्चित करवाएगा। नंबर 1 बात। दूसरी बात मेरे प्यारे साथियों, यहां पर और क्या चीज की गई है, दूसरी बात यह कही गई है मेरे प्यारे साथियों कि यदि आपने किसी भी श्रमिक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम किया तो ऐसा नहीं है। देखिए पहले क्या होता था कि भाई बिहार और यूपी से आप श्रमिक को लेके गए और आप ठेकेदार थे, आपने श्रमिक इकट्ठे किए, बोले चलो भाई महाराष्ट्र में काम मिल रहा है कि चलो गुजरात में काम मिल रहा है, आप लेके चल दिए तो उनका नाम होता था प्रवासी श्रमिक। अभी तक माइग्रेंट लेबर जो शब्द था वो क्या था कि जो लेबर इधर से उधर ठेकेदार के माध्यम से जाया करते थे ना, वो प्रवासी श्रमिक हुआ करते थे। अब क्या काम कर दिया बेटा कि अगर आपकी किसी कंपनी में, मान लो महाराष्ट्र में कोई कंपनी है, अगर उसमें मैं जो कि राजस्थान का रहने वाला हूं ये भी वहां जाके काम करता हूं तो मैं भी भाई प्रवासी श्रमिक कहलाऊंगा। ये नहीं है कि मुझे कोई ठेकेदार लाया होगा तो प्रवासी श्रमिक कहलाऊंगा, नहीं, कोई भी व्यक्ति दूसरे राज्य से है प्रवासी श्रमिक कहलाएगा, खत्म बात। दूसरी बात क्या हुई मेरे प्यारे साथियों, इस काम को करने के लिए 73 साल से बने कानून बदले गए हैं और 29 कानूनों को कंबाइंड करके कानून बनाया गया है। अब क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों, यहां पर जो बहुत बढ़िया बातें निकल के आई इस कानून में वो मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो यह है कि भाई जितने भी कर्मचारी होंगे उन सबका डेटा हर राज्य को अपने पास रखना होगा। यानी कि जो प्रवासी मजदूर हैं, मान कि बिहार से निकल करके मजदूर हमारे राजस्थान आया या राजस्थान से निकल के मजदूर गया बिहार, महाराष्ट्र गया या यूपी गया, कहीं भी काम करने गया, तो हर राज्य को अपने यहां पर जो प्रवासी मजदूर आया है उसका डेटा रखना होगा। यानी कि आपको बताना होगा कि प्रवासी मजदूर आपके यहां कौन कौन से आए, नंबर 1 बात। और उसके लिए मेरे प्यारे साथियों बकायदा लेबर ब्यूरो का गठन किया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? लेबर ब्यूरो बनाया जाएगा जो इसका पूरी तरह रिकॉर्ड रखेगा, नंबर 1 बात। दूसरी बात क्या है मेरे प्यारे साथियों, सरकार इन्हीं सभी राज्यों से और विभागों से इन लेबर ब्यूरो के डेटा को एकत्रित करके इकट्ठा कर लेगी और 1 साल में अपने मूल निवास पर जाने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाएगी। दोबारा सुनिए, हाल ही में अगर आप लोगों ने सरकार के अंदर जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म देखा कोरोना काल में वो ये था कि प्रवासी मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य में जा नहीं पा रहे थे। लेकिन मेरे प्यारे साथियों जो बिल अभी बनाया गया है उसमें प्रावधान क्या किया गया है, यदि कोई भी श्रमिक अपने राज्य से दूसरे राज्य जो अपना उसका गृह राज्य है अगर वहां जाना चाहता है तो साल में 1 बार उसके जाने की व्यवस्था सरकार के द्वारा करी जाएगी, केंद्र सरकार के द्वारा उसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, नंबर 1 बात। दूसरी क्या है मेरे प्यारे साथियों, दूसरी बात यह है कि यदि कोई भी महिला जो अभी तक रात्रि में काम नहीं कर सकती थी, अगर उसकी इच्छा है कि वो रात को भी श्रम का काम दे यानी श्रमिक का कार्य करे, कहीं लेबर का काम करती है, नाइट शिफ्ट में जॉब करती है, तो वो उसकी इच्छा के ऊपर होगा। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि उसे जॉब से डिनाय कर दिया जाएगा, उसे भी जॉब पर रखा जाएगा। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों फिक्स टर्म स्टाफ को भी स्थायी श्रमिकों की तरह सुविधाएं मिलेंगी। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे क्या होता है समटाइम्स मैं आपको बताता हूं, बहुत बढ़िया बात है, ध्यान से सुनिएगा। कई बार यह होता है कि आपने बहुत बार देखा होगा, मैं उस तरह से बताता हूं। मान लीजिए मेरे प्यारे साथियों आपने किसी श्रमिक से बात की हो, अब आपको श्रमिक सुन के थोड़ा बुरा लगता है, एक काम करिएगा किसी HDFC बैंक में नौकरी करने वाले से पूछिएगा या फिर प्राइवेट बैंक ICICI कोटक वगैरह इनमें काम करने वालों से पूछिएगा, तो वो आपको एक शब्द बोलते हैं कि मैं ऑन रोल एम्प्लॉई हूं। यानी कहने का अर्थ यह है कि वो स्थायी श्रमिक है। फिर से सुन लीजिए, अगर कोई आपसे यह कहता है, ध्यान से सुनेगा, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि ये कोई श्रमिक, अपने आप को ये श्रमिक सुनने में थोड़ा बुरा लगता है। अब मान लीजिए HDFC में कोई प्राइवेट नौकरी, अरे मैं अपना उदाहरण लेता हूं, चलिए अब जैसे मैं अपना उदाहरण लेता हूं तो मैं एक श्रमिक हूं। अब मेरा जो कैटेगरी वो अलग तरह का है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, मतलब हमारा काम, मैं कभी अपना उदाहरण बाद में समझाऊंगा, फिलहाल के लिए चलिए आपको मैं HDFC के बारे में थोड़ा डिटेल में बता दूं।
कि एचडीएफसी में अगर कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो वो बोलता है मैं ऑन रोल एम्प्लॉय हूं, मतलब मुझे कंपनी की तरफ से नियुक्ति मिली हुई है, मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिला हुआ है। सरकार ने कहा है कि भाई आप चाहे ऑन रोल रखें या ऑफ रोल रखें, आप चाहे साल भर के लिए रखें, 5 साल के लिए रखें, सबको ज्वाइनिंग लेटर देना होगा। कोई भी श्रमिक हो, प्राइवेट कर्मचारी अगर है तो उसको ज्वाइनिंग लेटर आपको देना होगा। नंबर 1 बात तो यह है, और दूसरी तरह से उसको भी वही सारी सुविधाएं देनी होंगी जो आपके यहां पर स्थायी श्रमिक को मिलती हैं, जो आपके परमानेंट मेंबर है उसको मिलती हैं। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पर अगर किसी व्यक्ति ने आपके साथ काम किया है तो उसकी ग्रेजुएटी भी आपको जमा करानी होगी। अब यह ग्रेजुएटी क्या होती है? मान लीजिए साथियों, आपकी तनख्वाह है 1000 रुपए महीने। 1000 रुपए महीने में से समटाइम्स क्या होता है, 10% के आसपास पीएफ जो प्रोविडेंट फंड होता है उसमें जमा करवा दिया जाता है। उतना ही सरकार आपके अकाउंट में पैसा डाल देती है ताकि आप जब रिटायर्ड होते हैं या फिर काम करना छोड़ते हैं उस पैसे को ले सकते हैं। एग्जैक्टली मेरे प्यारे साथियों, यहां पर भी उन सभी श्रमिकों के लिए जो साल भर से कम का भी काम कर रहे हैं, साल भर का काम कर रहे हैं, उनकी भी ग्रेजुएटी कटेगी और उनको भी रिटायरमेंट के समय एकत्रित होकर के पैसा मिलेगा। यह सारी चीजें हो गई। दूसरी मेरे प्यारे साथियों, अब तक ये जो ग्रेजुएटी वाला सिस्टम था ना, यह ग्रेजुएटी वाला जो सिस्टम था मेरे प्यारे साथियों, अब तक केवल उन लोगों को मिलता था जो कि मेरे प्यारे साथियों 5 साल तक जॉब में रह चुके हो। अब तक ये जो काम मिलता था, जो 5 साल तक काम में रह चुके हो, केवल उन्हें ही मिलता था। मेरे प्यारे साथियों, आप सबसे निवेदन है, एक बार सेशन को शेयर कर दो दम लगा करके। बहुत सारे विद्यार्थी जितने भी हैं मेरे प्यारे साथियों, वो सब बातें बहुत अच्छी अच्छी लिख रहे हैं। आपको ये बात सुन करके मजा आ गया होगा। मजा आ गया इसका मतलब ये लगा कि हां भाई, सरकार जो है वो मजदूर हितैषी है। अब जब ये बात सुनी आप लोगों की एकदम बाँछें खिल गई, फिर विरोध क्यों हो रहा है? जब इतना सब कुछ सरकार उनके लिए कर रही है, मजदूरों के लिए कर रही है, ग्रेजुएटी दे रही है, उनको 1 साल का हेल्थ चेकअप दे रही है, सब तरह का घर जाने की वापसी दे रही है, फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? तो ये जो आपने सुना ना अभी, ये सारा की सारा इस बिल का एक पक्ष सुना आपने। ये जो 3 बिल प्रकाशित किए गए हैं, इसमें से कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी वाला जो बिल है ना, आपने अभी केवल इसकी बातें सुनी हैं। इससे ऊपर जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग, ये 2 बिल तो आपने सुन लिए, लेकिन ये वाला बिल नहीं सुना आपने। अब मैं इसको सुनाता हूं। असल में विरोध इसका हो रहा है और सरकार इसको क्या कह रही है कि विपक्ष जो है वो विरोध कर रहा है उस बात का जो कि इतनी ज्यादा श्रमिकों के हित में है। नहीं साहब, यहां 3 बिल हैं। 3 बिल में एक जो है वो श्रमिकों के पक्ष में है और एक बिल, मतलब सॉरी, 2 जो है वो श्रमिकों के पक्ष में है और एक जो बिल है वो पूंजीपतियों के या उद्योगपतियों के, कारखाने वाले जो लोग हैं उनके लिए पक्ष में है। फिर आप पूछेंगे सर अच्छा ऐसा क्या है उसमें? आइए मैं बताता हूं उसमें क्या है। अब ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं, ये मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स टाइम्स से निकाल करके लाया हूं। उस बिल के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिसका विरोध हो रहा है? पहली बात तो यह है मेरे प्यारे साथियों कि श्रमिकों के साथ साथ, अब श्रमिकों का इलाज हो गया, अब चलिए उद्योगपतियों को कैसे खुश रखा जाए, क्योंकि उद्योगपतियों के ऊपर अब क्या जिम्मेदारी आ गई? उद्योगपतियों के ऊपर जिम्मेदारी ये आ गई कि अब उन लोगों को सबका हेल्थ चेकअप कराना पड़ेगा, फिर सबको घर भेजने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उन सबकी ग्रेजुएटी जमा करानी पड़ेगी। अब इतनी सारी जिम्मेदारी आ गई तो भाई उद्योगपति टेंशन में आ गया कि यार ये सरकार तो हमें डुबा के मानेगी। लेकिन इस जगह पर मेरे प्यारे साथियों दूसरी बात निकली और वो क्या है? सरकार ने कहा कि देखो बात यह है, 300 वर्कर, अब ध्यान से सुनना, यही वो मुद्दा है जिसके ऊपर विरोध किया जाना संभावित है। और वो क्या है? अब तक क्या होता था, इस बिल के अंदर यह कहा गया है कि यदि कोई भी प्राइवेट कंपनी 100 से ज्यादा श्रमिकों की छटनी करती थी तो उसे सरकार से परमिशन लेनी होती थी। फिर से सुनिए, आप लोगों ने एक कंपनी खोल रखी है, आपके पास में 100 श्रमिक काम करते हैं, अब मान लीजिए 110 काम करते हैं। आपने कहा कि मैं 110 श्रमिक अपने साथ में नहीं रखना चाहता, मैं इन लोगों को, क्योंकि मैं घाटे में चल रहा हूं तो मैं सरकार को मतलब घाटे में चल रहा हूं तो मैं इनको नौकरी से निकालना चाहता हूं। अगर आप नौकरी से निकालना चाहेंगे तो 100 से ऊपर श्रमिक अगर आपकी कंपनी में काम करते हैं और आप उन्हें निकालना चाहते हैं तो आपको सरकार को इन्फॉर्म करना होता था और सरकार अपनी परमिशन देने के बाद ही आपको निकालने की इजाजत देती थी। फिर आप पूछेंगे तो फिर तो सर सरकार को अगर इन्फॉर्म कर भी दिया और सरकार ने कह दिया निकाल दो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। फिर सरकार आपके ऊपर कहती कि बेटा कुछ भी करो, इन लोगों को अगर निकालते हो तो इतने समय का पहले पैसा दो, फिर इनकी सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित करो, तभी जाके नौकरी से निकालो। यानी पूरे प्रावधान के साथ में निकाला जाता है। कोई कहता है साहब मैं तो दिवालिया ही हो गया, तो सरकार कहती है चल कोई बात
बात नहीं, तू दिवालिया हो गया, तेरी कंपनी मुझको दे दे, मैं इन श्रमिकों को पैसा दे दूंगी। यानी सरकार इतना कुछ प्लान करती है। यदि आप 100 से ज्यादा लोगों की छटनी करते थे, सरकार ने नियम में सुधार कर दिया है। और क्या किया है सरकार ने? इस वाले बिल में यह कहा है कि अगर 300 से अधिक श्रमिक भी आपको निकालने पड़े, या 300 श्रमिक तक भी निकालने पड़े, अधिक नहीं 300 श्रमिक निकालने पड़े, तो भी अब आपको इन्फॉर्म करने की आवश्यकता नहीं है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? मैंने आपसे यह क्या कहा कि अगर आपको अब 300 श्रमिक भी निकालने पड़े तो आपको अब इन्फॉर्म करने की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट नंबर वन का मतलब क्या हुआ कि यह तो पूरी तरह से श्रमिकों के खिलाफ हो गया। कोरोना काल के अंदर अगर कोई कंपनी अपने यहां से श्रमिकों की छटनी कर दे तो अब तो उनको डर भी नहीं है, वो एक साथ में ही 300 का मामला साफ कर देगी, 299 निकाल के छोड़ देगी। ये लो भाई साहब, तो एक प्रकार से ये श्रमिकों के विरोध में हो गया। पहली बात समझ में आ गई। अब आप फिर पूछेंगे सर सरकार ने ऐसा क्यों किया? अभी बताऊंगा, उसके पक्ष में भी प्रमाण दूंगा। सरकार ने तर्क यह दिया है कि भाई कारण यह है कि भारत में बहुत सारी कंपनियां यहां आना नहीं चाहती। एज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की जो रैंकिंग है उसके पीछे, रैंकिंग के नीचे होने के पीछे जो प्रमुख कारण है उसमें से यहां के जो लेबर लॉ हैं, यहां के जो श्रम कानून हैं, उनका अत्यधिक कठोर होना है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई कंपनी इंडिया में है और वो इंडिया से जाना चाहती है तो वो फंस गई। वो फंस ये गई कि मैं प्रॉफिट भी नहीं कमा पा रही और मैं जा भी नहीं पा रही। ऐसे डरों में क्या होता है कि कोई भी नया व्यक्ति बिजनेस लगाने से डरता है। अब सरकार ने इसका पक्ष गिनाया है और सरकार ने कहा है कि अब कोई भी नियोक्ता 100 से ज्यादा श्रमिकों को नौकरी पे रख सकेगा। हां, ये सकारात्मक बात भी है। ध्यान से सोचिए, अगर 300 तक निकालने की इजाजत है तो अब तक क्या होता था कि कोई भी नियोक्ता इस चक्कर में यह करता था कि वो 100 से ज्यादा कर्मचारी ही नहीं रखना चाहता था। उन्हें 100 श्रमिकों को अलग अलग शिफ्ट में बुलाता था, क्योंकि वो डरा हुआ होता था कि अगर मेरा बिजनेस फेल हो गया तो क्या करूंगा, फिर मुझे सरकार को बताना पड़ेगा, जबरदस्ती के अंदर लेबर लॉ चल जाएंगे। सरकार ने कहा चिंता मत करो, तुम बढ़ाओ अपना बिजनेस, तुमको अगर निकालने का डर है तो हम पीछे खड़े, तुम निकालो, हम कुछ नहीं कहने वाले, तुम बिजनेस बढ़ाओ, 100 से 300 तक श्रमिक हायर तो करो। तुम 300 को निकालने के लिए आजाद हो, लेकिन इतने हायर तो करो। फिर एक चीज सरकार ने इनके लिए और की है इस इंडस्ट्रियल रिलेशन में, और वो क्या कहा है? सरकार ने कहा है मेरे प्यारे साथियों कि यहां पर अगर कोई भी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री का निरीक्षण करने के लिए कोई भी लेबर इंस्पेक्टर अगर जाएगा तो अब वो नहीं जा पाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि अब फेसलेस निरीक्षण होगा। कोई भी व्यक्ति रैंडमली आकर के निरीक्षण कर जाएगा, आपको यह नहीं पता चलेगा कि हां भाई इंस्पेक्टर साहब आए हैं तो इनकी खुशामद करो, रिश्वतखोरी करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। समझ में आ गई ये वाली बात? दूसरी जो बड़ी बात है इसमें और क्या कहा गया है मेरे प्यारे साथियों कि ये जो OSW वाला जो बिल है इसमें यह कहा गया है, OSH, ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ वाला OSH जो बिल है, इसमें क्या कहा गया है? इसमें यह कहा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्टर अपने यहां पर इंक्रीज करना चाहता है थ्रेशोल्ड लिमिट को, तो वो थ्रेशोल्ड 20 से बढ़ा के 50 कर सकता है। मतलब क्या होता था, अब मैं आपको यह बताता हूं। अब तक क्या होता था मेरे प्यारे साथियों, आप अगर ठेकेदार हैं, आप मजदूर एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, तो क्या होता था, आपको ठेकेदार बनने के लिए 20 श्रमिक ही आप हायर कर सकते थे। तो अब यह कहा गया है कि कोई बात नहीं, तुम 20 की जगह 50 श्रमिक हायर कर सकते हो, 20 से ज्यादा श्रमिक तुम एक बार में अपने यहां के साथ ले जा सकते हो, दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। एक और बात मैं यहां पर आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों कि अब ये तक क्या होता था कि अगर मान लीजिए कि कोई भी स्टाफिंग फर्म है, स्टाफिंग फर्म का मतलब क्या होता था, मान लीजिएगा कि आप लोगों के सामने कोई ऐसी जगह है, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ पा रहा हूं लेकिन आप इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, अभी मैं बताता हूं, फिर मैं कमेंट्स पर भी आऊंगा, लेकिन पूरा एक फ्लो में निकल जाने दीजिए। अब क्या है, मान लीजिए कि कोई कंपनी है, जैसे आप लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे विज्ञापन आते हैं कि भाई जॉब के लिए बहुत सारे विज्ञापन आते हैं, naukri.com के तरीके से जो विज्ञापन आते हैं ना, ऐसे वहां पे क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो कि आप लोगों को जॉब के लिए हायर कर लेती हैं और फिर औरों को आप तक पहुंचाती हैं। कई ऐसे बीच के मीडिएटर होते हैं, ब्रोकर होते हैं, जो अच्छे अच्छे लोगों को अपने संपर्क में रख लेते हैं, जहां जरूरत पड़ती है उसके पास भेज देते हैं।
अभी तक क्या होता था कि यदि आपको एक से अलग अलग लोकेशन पर लोग भेजने हैं तो अलग अलग कंपनियां बनानी पड़ती थी। अब यह कहा गया है कि एक ही स्टाफिंग यूनिट अलग अलग प्रकार के कार्य एक ही बार में करवा सकेगी। यानी कि यहां पर यह कहा गया है कि एक ही स्टाफिंग फर्म जो है वो डिफरेंट लोकेशंस पर अलग अलग बिना ज्यादा लाइसेंस नहीं चाहिए, एक ही लाइसेंस के साथ में वो अलग अलग जगह पर लोगों को भेज सकेगी काम करने के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, यह बड़ा जो बिल है, तो एक प्रकार से जो सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है वो इसका हो रहा है छंटनी वाली बात का, कि सरकार छंटनी करने की बात कर रही है, नौकरी से निकाल देने की। लेकिन सरकार का कहना है कि यह लेबर रिफॉर्म है और आने वाले समय में इसे बहुत ज्यादा याद किया जाएगा। हाँ, तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, मैंने एक सांस में सारी बातें बोल दी। अब आपको यह क्वेश्चन प्राप्त हो जाएगा मेरे द्वारा सोशल मीडिया पर, क्लास के बाद भी आपको प्राप्त हो जाएगा। ये सारी चीजें आप लोगों को अब प्रैक्टिस के लिए मैंने दे दी हैं, विद सॉल्यूशन दे दी हैं, तो आपको ये पूरी सॉल्यूशन की चीजें प्राप्त हो जाएंगी। इस पूरे आर्टिकल में से जो आपको आंसर में लिखने चाहिए वो पॉइंट हमने यहां पर दे दिए हैं, विद हिंदी और इंग्लिश आपको उपलब्ध करवा दिए हैं। हाँ जी, तो अभी मैं आगे चलता हूं मेरे प्यारे साथियों, आगे चलते हैं। हाँ जी, हाँ भाई, देवराज जी, अंकित, अंशिका, प्रतिभा, रविंद्र, सभी को समझ में तो आ रहा है ना भाई? बहुत बढ़िया। पवन मलेचा, राजेश मेहरा, प्रतिभा, अभिषेक, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को ये सब बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। तो सेशन को शेयर करते रहिए, बिना किसी दिक्कत के सेशन शेयर करते रहिए। अपना नया चैनल है तो इसे सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ये डेडिकेटेडली आप ही लोगों के लिए बहुत मतलब उससे लेकर के आया हूं। मैंने कहा साहब मुझे चैनल चाहिए क्योंकि लोगों तक मुझे क्लास पहुंचानी है। तो क्लास पहुंचाने के लिए मैंने यूट्यूब चैनल लिया और इस पर अपन और कोई क्लास नहीं डाल रहे, ताकि आपका दिमाग अभी मतलब पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर के आप काम करें, बेफिक्र होकर पढ़ते रहिए। आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। अब देखिए, यह खबर इंटरनेशनल खबर है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और सेशन शेयर करते रहिए। आगे चलते हैं भाई। अब क्या हुआ? इंडिया होल्ड चाइना अकाउंटेबल फॉर वायरस। ट्रंप ने कहा है कि देखो भाई, बात ऐसी है कि चाइना को अब जिम्मेदार ठहराना चाहिए हमें। किस चीज के लिए? वायरस फैलाने के लिए। अब आप पूछेंगे सर ये कौन सी नई बात है? डोनाल्ड ट्रंप है, बोलते रहते हैं, कहीं ना कहीं तो बोलना ही है, इनको काम ही बोलना है, बोलने दीजिए ना सर। अरे रुको भाई, कुछ याद है आप लोगों को? कल मैंने आपसे कहा था एंटोनियो गुटेरस जो हैं वो एक मीटिंग में बोल रहे थे। सैन फ्रांसिस्को में एक मीटिंग हो रही थी जहां पर सारे वो देश इकट्ठे हुए थे जो कि वर्ल्ड वार के विजेता थे, और वो सब इकट्ठे होकर के अपने अपने भाषण दे रहे थे। उनमें से एंटोनियो गुटेरस का भाषण भी मैंने आपको सुनाया था, याद है? उसी प्रकार से एंटोनियो गुटेरस कौन है? सेक्रेटरी जनरल जो यूएन के हैं। क्यों? क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। उसी स्थापना में सारे देश, जो बढ़िया बढ़िया देश थे, वो इकट्ठे हो रहे हैं, जो कि उस समय विजेता थे, जो कि उस समय संस्थापक राष्ट्र थे। उन राष्ट्रों को बुलाया जा रहा है, तो उनमें डोनाल्ड ट्रंप वा तो पहुंचने तय थे क्योंकि अमेरिका की मीटिंग है। उसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों, यहां पर चाइना भी पहुंच गया, चाइना भी पहुंच गया, शी जिनपिंग भी यहां पहुंच गए। और मेरे प्यारे साथियों, इनका भी तो भाषण होना था। अब आप पूछेंगे क्या शी जिनपिंग उड़ करके अमेरिका गए हैं क्या? अरे भाई साहब, डोनाल्ड ट्रंप चुनावों के टाइम में शी जिनपिंग को आ जाने दें? मजाक कर रहे हो? संभव नहीं है। तो फिर क्या हुआ? सबका वीडियो रिकॉर्डेड मैसेज गया है ना? सबने अपनी अपनी बातें कही हैं। जब बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो इन्होंने भी बातें करी। बातें बड़ी अच्छी करते हैं। क्यों भाई? क्योंकि पहले ये एंकर रह चुके हैं। या आपको मालूम हो तो एक रेसलिंग कंपटीशन आता था WWE करके, अगर कभी देखा हो आपने, WWE या WWF आता था, जिसमें बड़े बड़े मतलब खली खली टाइप के लोग लड़ाई करते थे। वहां पर ये एंकरिंग कर चुके हैं। वो बीच में होता है ना, वो हाथ उठा के चिल्लाता रहता है, यस यू कैन डू इट टाइप से। तो ये वो वाले एंकर रह चुके हैं। एनीवे, तो इन्होंने भाषण दिया, और भाषण भाई साहब इन्होंने बड़ा कर्रा दिया। कर्रा भाषण का मतलब ये हुआ, इन्होंने माहौल ऐसा खड़ा कर दिया जैसे ये चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और चुनाव प्रचार में इनने जो बातें बोली, अब चूंकि इनको पता है कि बेटा तुम्हारा तो अंतिम टर्म चल रहा है, अगर चुनाव हार गए, अगर 3 नवंबर के चुनाव में दिक्कत हो गई, तो ये कोई भी कहते हैं ना, नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी कोई भी पत्थर जो है वो बिना पलटे ना रह जाए, ऐसा काम करो। तो ये हर तरह का प्रयास कर रहे हैं। तो इनको मंच मिला। जैसे भारत पाकिस्तान के मुद्दे पे पाकिस्तान कोई मंच नहीं छोड़ता, ऐसे अमेरिका चाइना के मुद्दे पर ट्रंप कोई मुद्दा नहीं छोड़ते। और उन्होंने तुरंत साहब भाषण में क्या कहा कि वायरस को फैलाने वाला जिम्मेदार जो व्यक्ति था वो कौन था? चाइना था। तो देखो, यूएन में चाइना के ऊपर
ब्लेम लगाने वाला गट्सी आदमी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ही हो सकते हैं। तो भाई साहब उन्होंने उनके ऊपर ब्लेम लगाया कि जो सारा फैलाने का काम है वो साहब डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। एक बात तो ये समझ में आ गई। दूसरा, इन्होंने बढ़िया बढ़िया बातें और भी कही, और वो क्या कहा इन्होंने कहा कि देखो, चाइना ने अगर अपने यहां से इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं उड़ने दी होती तो आज कोरोना नहीं फैलता। यानी कि चाइना को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए और साथ में जो भी संभव है वो इसके ऊपर वो लगाने चाहिए, मतलब क्या कहते हैं उसको, रोक टोक जो चीजें होती है, सैंक्शन वगैरह, वो करिए। दूसरा, इन्होंने एक बात और क्या कही, और वो ये कहा कि देखिए अगर ये लॉकडाउन कर देते तो बढ़िया काम हो जाता, ये तो समझ में आ गई। दूसरा, बोले मैं आया और मैंने पेरिस क्लाइमेट डील से अपने आप को बाहर कर लिया। भाई आपको मालूम होगा ना 2015 की जो पेरिस क्लाइमेट डील थी उससे अमेरिका बाहर हो गया है। तो बोले मैंने बाहर कर लिया क्योंकि मैंने आपको मालूम होना चाहिए कि हम जितना प्रदूषण फैलाते हैं उससे कहीं ज्यादा चाइना फैलाता है, और चाइना जो है वो मतलब विकासशील राष्ट्र होने का फायदा ले रहा है। तो मैंने चाइना के कारण अपने आप को पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर निकाला। इनको कौन समझाए कि महाशय आपका देश इस दुनिया का हिस्सा है, अगर आप भी प्रदूषण फैलाएंगे वो भी प्रदूषण फैलाएगा, अल्टीमेटली सब मारे जाएंगे, जो हो रहा है आज के समय पर। लेकिन साहब ये तो जैसा समझेंगे वो समझे। और इन्होंने एक बात और कही, और वो क्या कहा, इनके समय पर, ये तो मजेदार बात थी, आप खुद से पढ़िए और जज करिए कि ये कितनी बड़ी बात है। इन्होंने कहा ग्रेटेस्ट इकोनॉमी इन द हिस्ट्री, मतलब इन्होंने कहा कि मैंने अपने इलेक्शन में ये फील किया है, सेड दैट इन 3 years ही हैड बिल्ट द ग्रेटेस्ट इकोनॉमी इन हिस्ट्री। मतलब ये हो गया कि भाई साहब ये 3 साल के अंदर ग्रेटेस्ट इकोनॉमी बना चुके हैं, और आने वाले टाइम में जब ये चुनाव जीत के आएंगे तो भी बना ही देंगे। मतलब अब तक इतना काम नहीं हुआ जितना अमेरिका के केस में डोनाल्ड ट्रंप के शासन में हुआ। ये तो आप ही बताइए कैसा हुआ होगा। लेकिन अब आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा कि यूएन के समक्ष जो चैलेंज हैं वो कौन से हैं, उसमें आप इस आंसर को लिख सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा भाई, अल्टीमेटली ये आदमी कितना भी फनी क्यों ना हो, लेकिन है तो अमेरिका का राष्ट्रपति, और अमेरिका जो है वो दुनिया का सर्वोसर्वा है। ऐसी स्थिति में इसकी बात को थोड़ी इज्जत देना बनता है। इज्जत ये है मेरे भाई, यहां पर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है इनकी नजर में जो सबसे महत्वपूर्ण दुनिया के सामने चैलेंजेस हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो है आतंकवाद, टेररिज्म। दूसरा है द ऑपरेशन ऑफ वुमन, यानी कि महिलाओं को प्रताड़ित करना। फोर्स्ड लेबर, यानी कि बंधुआ मजदूरी। ड्रग ट्रैफिकिंग, यानी कि मादक पदार्थों की तस्करी। ह्यूमन एंड सेक्स ट्रैफिकिंग, महिलाओं का बलात्कार और मतलब क्या कहते हैं उसको, यौन उत्पीड़न के लिए ट्रैफिकिंग, यानी कि ले जाना, निर्यात करना। रिलीजियस प्रीकर्शन, यानी कि धार्मिक आधार पर उत्पीड़न देना, जैसे उइगर मुसलमानों का होता है। द एथनिक क्लीजिंग ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी, यानी कि कुछ लोग इसलिए क्योंकि वो संख्या में ज्यादा हैं और दूसरे लोग संख्या में कम हैं, तो उनके साथ में मतलब जो धार्मिक आधार पर बर्बरता करते हैं, ये यूएन के समक्ष वर्तमान की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। तो देखिए मैंने कल भी आपको चुनौतियां बताई थी, आज भी मैंने आपको चुनौतियां बताई, इन्हें नोट करते चलिएगा। कल मैंने आपको गुटेरस की भाषा में बताई थी कि गुटेरस की नजर में कौन सी चुनौतियां हैं, आज मैंने आपको फिर से चुनौतियां बता दी हैं, तो उम्मीद है आप इसे याद कर लेंगे, ठीक है ना। अब मेरे प्यारे साथियों, यहां पर एक व्यक्ति और पहुंचे थे और वो थे शी जिनपिंग का ऑडियो। इनने भी अपनी बातें रखी, लेकिन भाई इनने बातें बड़ी डिप्लोमेटिक तरीके से रखी। कैसे रखी? इन्होंने अपनी बातें ऐसे रखी कि देखिए बात यह है कि कोरोना है, यह बात तो सही है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप इसे सभ्यताओं के बीच में विवाद का कारण बना लें। ऐसा ना हो कि हम चाइनीज शी जिनपिंग जो हैं वो क्विंग डायनेस्टी से आते हैं और उधर अमेरिका वाले सिविलाइजेशंस को मत लड़ा देना, ऐसा मत करो। देखो बात सिंपल है कि हम लोग कोई भी कॉल्ड वार शुरू नहीं करने वाले। अगर तुमको लगता है कि चाइना जो है वो अपनी हेजीमोनी चाहता है तो ध्यान से सुनिए, देखिए कितनी बड़ी बात है भाई साहब, ये होता है एटीट्यूड। मुझे इस स्टेटमेंट को जब पढ़ा तो मजा आ गया। इस स्टेटमेंट में क्या लिखा है? चाइना हैज नो इंटेंशन टू एंटर ए कोल्ड वॉर। शीत युद्ध में हम नहीं फंसना चाहते। कौन सा शीत युद्ध भाई साहब? वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने पर जो अमेरिका और यूएसएसआर के बीच हुआ था, वैसा शीत युद्ध इन दिनों अमेरिका और चाइना के बीच चल रहा है, आपको मालूम होना चाहिए। इनने कहा हम नहीं पढ़ना चाहते ऐसी चीजों में। मतलब समझ रहे हैं अपने आप को कितना ऊपर लेके चला गया भाई ये भाई। यानी कि इधर अमेरिका इधर चाइना, हम आमने सामने हैं, बराबर की पावर है, लेकिन हम पढ़ना नहीं चाहते।
आगे सुन लो, he said insisting that Beijing is instead a bulwark of international system such as the World Trade Organization and willing partner in the face of diplomatic spats। हम लोग जो हैं वो दुनिया में जो भी संस्थाएं बना रखी हैं उनका सम्मान करते हैं। हां बेटा, तुम ही हो जो यूएन क्लॉज का सम्मान करते हो, पूरा 9 डैश लाइन बना करके साउथ चाइना सी को दबा के बैठे हो, हैं पारासल, स्पार्टले और स्कारबोरो आइलैंड दबा के बैठे हो, कहते हो कि हमारे दादाओं ने यहां भेड़ चराई थी। हैं यूएन क्लॉज का जो डिसीजन है, मतलब फिलीपींस के नेतृत्व में जो पक्ष में फिलीपींस के डिसीजन आया था, तुम बेटा मानते नहीं हो, ऊपर से कह रहे हो कि हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को इज्जत देते हैं। बेटा तुम अपने फायदे की बात सोचते हो, समझे? तो ये बात शी जिनपिंग की थी, हमें भी पसंद नहीं आई, हटाइए इस बात को, आगे बढ़िए। तो भाई हमने आपको बता दिया कि ये बड़े बड़े लोग हैं जो यहां बैठ करके बातें कर रहे हैं। आगे चलते हैं, ये पढ़ लीजिएगा, सारा कंटेंट वंटेंट दे दिया है, चर्चा कर लीजिएगा। एनीवे आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। भाई श्रीलंका की बात कर लो, श्रीलंका क्या कर रहा है इसके बारे में बताते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं दीपक कुमार की चाइना पर भरोसा करने वाली स्थिति नहीं है गुरुजी, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, चालाक है चाइना, राजपूत चौहान ने भी कहा है। भैया तुम राजपूत भी हो और चौहान भी हो, नाम राजपूत है और फिर चौहान है, ये कैसे संभव है भाई? हमें लगता है कि चौहानों का ही सरनेम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगले सवाल के बीच में हम चलते हैं। श्रीलंकन गवर्नमेंट टेबल 20th अमेंडमेंट बिल, इसमें क्या हुआ आइए बताते हैं क्या हुआ है, मसला ध्यान से सुनिए। आपको मालूम है एक बार हमने आपको अगस्त में आपको बताया था कि महिंद्रा राजपक्षे चुनाव जीत करके आ गए। देखो पहली बात तो यह है, श्रीलंका में भी भाई हाल इनके बढ़िया मस्त है। कैसे? इन लोगों का काम बढ़िया सही है, दोनों भाई हैं, बड़ा भाई, छोटे मियां बड़े मियां। गोटाबाया राजपक्षे प्रेसिडेंट हो गए तो महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री हो गए, यानी इन दोनों के बीच में सत्ता का खेला कूदा चलता रहता है। इनकी सिस्टम यह था कि जो महिंद्रा राजपक्षे बड़े वाले भैया, जो बड़के वाले हैं, वो जब तक प्रेसिडेंट थे तो 2 साल का टर्म जो था उनका फिक्स कर दिया गया, अदरवाइज वो तीसरी बार भी प्रेसिडेंट बन जाते। उनको अपने छोटे भाई को प्रेसिडेंट बनाना पड़ा, वो उनको थोड़ा सा कम पसंद आया। हालांकि फिर भी बात सुनिए, 19वां संविधान संशोधन था श्रीलंका के अंदर, वो 2015 में किया गया था। बोले यहां तो 20वां लिखा है, आप 19वां क्यों पढ़ा रहे हो? अरे भाई उस 19वें को खत्म करने के लिए 20वां पढ़ा रहे हैं, 19वां खत्म किया जा रहा है, उसके लिए 20वां लाया जा रहा है, समझे कुछ? बोले अच्छा तो क्या था इसमें? हमने 19वें वाले में, जो इससे पहले रानिल विक्रमसिंघे की सरकार थी, उन्होंने क्या किया, मैत्रीपाला सिरिसेना और रानिल विक्रमसिंघे की जो सरकार थी, उन्होंने क्या चालाकी चली, उन्होंने चालाकी क्या दिमाग लगाया, बोले इन भाइयों को है ना सरकार में ही आने से रोक दो। बोले क्या? बोले एक काम करो कि बेटा डुअल सिटीजनशिप के आधार पर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा, ये पद डाल दो इसके अंदर। पहली बात तो ये कि जो 2 नागरिकता रखता हो। 2 नागरिकता कैसे? जैसे आप लोगों को मालूम होना चाहिए दोनों भाई अमेरिका के नागरिक भी हैं। कौन से? ये जो वर्तमान में पक्षे है ना, राजपक्षे दोनों। दूसरी बात, प्रेसिडेंट का पद 2 साल से ज्यादा का नहीं हो सकता, ये वाली बात भी डाल दी। तीसरी बात ये डाल दो कि बोले अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है तो वो सुप्रीम कोर्ट को और जो भी पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं इनको प्रभावित नहीं करेगा। पहले ऐसा होता था। तो भाई मैत्रीपाला सिरिसेना और इन्होंने जो चीजें करी ये तो अच्छी थी, लेकिन जो महिंद्रा राजपक्षे चुनाव जीत करके आए तो इन्होंने पूरा भाषण इस प्रकार का दिया था चुनाव जीतने के लिए कि हम लोगों को सत्ता से रोकने के लिए हमसे पहले वाली सरकार ने इस प्रकार का कार्य किया कि हम सत्ता में ना आ पाए, आप हमें बहुमत दीजिए, 3/4 बहुमत दीजिए ताकि हम चुनाव जीत करके आपके सामने आए। भाई साहब जनता ने इनको बहुमत दे दिया। अब बहुमत के साथ में भाई साहब ये चुनाव जीत गए। अब तो चुनाव जीतते ही तो बिल्कुल सही है कि वो 20वां संविधान संशोधन करेंगे। इन्होंने भी साहब अपनी वाली मतलब जो पार्लियामेंट है उसमें टेबल कर दिया है बिल को कि ये लीजिए और इस बिल को पास कराइए। अब विपक्ष चिल्लाने लग रहा है वी डोंट वांट 20, यहां पर नारे लग रहे हैं वी डोंट वांट 20, वी डोंट वांट 20। मेरे प्यारे साथियों यहां पर इस प्रकार के नारे लग रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को यह बात भी अब अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? चलिए मेरे प्यारे साथियों, हाँ भाई जगदीश के चौधरी ने एक बहुत बढ़िया बात लिखी है, हौसला अफजाई करते रहिए सर का, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे साथियों आप लोग इसी प्रकार से जोश बनाए रखिए और बहुत ज्यादा जगह शेयर करिए। वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे प्यारे साथियों, ताकि आप लोगों को ऑटोमेटिक कभी जैसे आप क्लास का टाइम मिस भी कर गए तो भी आप लोगों के पास नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। तो अपने साथियों से शेयर करते रहिए, बढ़ते रहिए। आपके सामने इतनी सारी बातें हमने बता दी हैं। ये है श्रीलंका जाकी, सारी बातें तो हमने बताई रखी हैं। इसका जो ये किनारा है ना भाई साहब, इसका नीचे वाला हिस्सा बिक गया है। हम्बन टोटा था, चाइना वाले ले गए उड़ा करके, 100 साल के लिए लीज पर ले लिए हैं। इसके चक्कर में ये बहुत परेशान हो रहे हैं। इधर की तरफ इनकी राजधानी है कोट्टे, श्री मतलब ये है कोलंबो, और कोलंबो के पड़ोस में श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। यहां भारत और चाइना वाले निवेश करने लग रहे, भारत और जापान वाले निवेश करने लग रहे हैं। एनीवे, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिया है। जो मैंने पढ़ाया, जो मैंने समझाया, उसी के आधार पर बिल्कुल यूपीएससी बेस्ड ABCD
दो प्रकार के 1 2 2 1 प्रकार के ऑप्शंस हैं, इन्हें आप सॉल्व कर लीजिएगा। आपके प्रैक्टिस के लिए ये सारी चीजें, जो बातें मैंने बोली वो इंग्लिश में और वही बातें आपके लिए हिंदी में भी उपलब्ध हैं। आपके लिए बाई लैंग्वेज प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद है आप लोगों को यह प्रयास पसंद आएगा। ठीक इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों, हाँ जी, हमारे चैनल का दूसरा डुप्लीकेट चैनल हमारी क्लास को अभी इसी वक्त लाइव दिखा रहा है, तो देख लीजिए कितने चाहने वाले हैं अपने भाई, है ना। ओरिजिनल चैनल यही है, इसीलिए मैं कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा आप इसे सब्सक्राइब करते रहेंगे तो लोगों को जो भी गलत फहमियां हैं वो नहीं होंगी, ठीक है ना। तो एक ही जगह पर मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को ये सारी चीजें मिल जाएंगी। उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग इस तरह की कॉपी मार रहे हैं। चलते रहिए मेरे प्यारे साथियों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे आप ट्राई कहते हैं, इसने क्या किया, मॉनिटर नेट न्यूट्रलिटी। ये क्या है, आपको बहुत बढ़िया बात सिखाने जा रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने जब तैयारी की है, तब तैयारी शुरू की है, उस समय नेट न्यूट्रलिटी का जो माहौल था वो थोड़ा कम हो गया था। चलिए मैं आपको नेट न्यूट्रलिटी सिखाता हूं क्या होता है। हुआ क्या मेरे प्यारे साथियों, कुछ कंपनियों ने इस प्रकार का अपने सामने आइडिया दिया। क्या आइडिया दिया, जैसे मान लो कि आज आपके पास में एयरटेल की सिम है ना, एयरटेल का कनेक्शन है आपके पास में, लेकिन आप कहेंगे गुरुजी हमारे पास तो जियो है। हाँ भाई, आजकल प्लान सबके एक जैसे ही हो गए, आपके पास एयरटेल वोडाफोन कुछ तो होगा। एयरटेल वाले मान लीजिएगा कि अमेजन प्राइम से समझौता कर लिए, अमेजन प्राइम के साथ में मेंबरशिप की समझौते कर लिए, ठीक है। ऐसे ही एयरटेल वालों ने पता चला कि वूट वालों से सेटिंग कर ली या फिर टाई अप कर लिया। आजकल ऐसा ही होता है, ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑन द टॉप जो प्लेटफॉर्म है वो आपको मुफ्त में दिखाए जाते हैं, है ना। ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अमेजन प्राइम कर लिया, नेटफ्लिक्स कर लिया, इन सब के साथ में टाई अप कर लिया, चैनलों ने टाई अप कर लिया, या फिर ये समझिए कि इंटरनेट प्रोवाइडर ने टाई अप कर लिया और कहा कि अगर आप हमारा इंटरनेट सब्सक्राइबर लेते हैं, आप एयरटेल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको इन सब चीजों की जानकारी फ्री में मिलेगी। डन है। फिर से समझिए मैंने क्या कहा, जो लोग अभी तक इस तरह की चीजें नहीं देखते उन्हें मैं बताऊं। अगर मान लीजिए जैसे मैंने अभी जियो गीगा फाइबर लिया हुआ है, तो इसके साथ में क्या हो रखा है कि मुझे अमेजन फ्री मिल गया, मुझे जियो जी सिनेमा फ्री मिल गया, जी वो क्या कहते हैं इनका जी वालों का G5 आता है वो फ्री मिल गया, वूट फ्री मिल गया, ये सारे चैनल, हॉटस्टार फिल्म फ्री में दे दिया इन्होंने कि ये सारे सब्सक्रिप्शन फ्री हो गए आपके, ठीक है। कल को ऐसे ही एयरटेल वालों ने कर दिया ऐसे। ये तो हुआ अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ। अब थोड़ा आगे चलिए, कल को यह सुनने में आता है आपको कि जियो के साथ में अमेजन ने टाई अप कर लिया। अमेजन ने टाई अप कर लिया मतलब अमेजन का सामान 100 रुपए सस्ता मिलेगा अगर जियो की सिम है आपके पास में, ठीक है सर। यह भी चलता रहा। तो कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि आने वाले टाइम में दुनिया के, भारत का जितना भी मार्केट है उसके ऊपर जितने भी ऑनलाइन चीजें हो रही हैं वो तो इन्हीं सारे सिम प्रदाताओं के हाथ में आ जाएंगी, यानी इंटरनेट प्रदाताओं के हाथ में ही सारी चीजें आ जाएंगी। जरा फील करके देखो, नहीं समझे आप भाई। मान लीजिए कि जियो ने कहा कि अभी ये चीजें हमारे साथ हैं। अब जियो ने अपना जियो मार्ट ले लिया, जियो मार्ट में फेसबुक जुड़ गया। फेसबुक बोल रहा है कि जियो वालों को मैं ज्यादा अच्छी स्पीड दूंगा, उनके लिए ये ज्यादा काम करूंगा। तो कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा इंटरनेट के लालच में जो ऑनलाइन सेवा प्रदाता हैं वो इंटरनेट के ऊपर अपना कब्जा स्थापित करने लग रहे हैं? मेरे प्यारे साथियों, इसी चीज को नेट न्यूट्रलिटी टाइटल में पढ़ा जाता है। कहने का मतलब यह हो गया कि इंटरनेट हो वो एक प्रकार से इंटरनेट की उपलब्धता सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो, या फिर इंटरनेट हो तो उसकी एक्सेसिबिलिटी बिना किसी बायस के हो। ऐसा ना हो कि किसी को प्राथमिकता मिले और किसी को प्राथमिकता ना मिले। आज अमेजन के पास पैसा है, खरीद लिया, लेकिन कोई नया स्टार्टअप, आप जैसे किसी विद्यार्थी ने कोई स्टार्टअप शुरू किया और वो भी चाहता है काम अच्छा करना, लेकिन भाई साहब जो सेवा प्रदाता 3-4 तो कुल मिलाकर के हैं, और अगर वो ये कह दें कि भाई हमारे प्लेटफॉर्म पर तो केवल यही बिकेगा, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू तो केवल यही देख पाओगे, तो आप मुझे बताइए कि क्या वो जो नया व्यक्ति है वो सरवाइव कर पाएगा? इसके लिए मेरे प्यारे साथियों नेट न्यूट्रलिटी वर्ड यूज किया जाता है, यानी कि इंटरनेट सभी के लिए, जितने भी नए न्यू कमर्स हैं, जो भी इंटरनेट क्षेत्र में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, वो सब के लिए न्यूट्रल हो। दिस इज नॉन एज नेट न्यूट्रल। समझ में आ गया? अच्छा, इसके अलावा फिर क्या हुआ? ट्राई क्या है? अब इनके ऊपर नजर रखने के लिए एक सरकारी संगठन बना हुआ है जिसका नाम है TRAI,
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है बेटा, इस ट्राई के द्वारा इसके ऊपर नियंत्रण रखा जाता है। फिर सवाल बना, सर अब इसने क्या कहा है? अभी ट्राई ने यह कहा है कि हम लोग प्रयास करेंगे कि ये जो काम नेट न्यूट्रल है इसको हम समझ पाए या ना समझ पाए, इसके लिए हम एक प्रकार का एक संगठन बनाएंगे जिसे हम मल्टी स्टेक होल्डर बॉडी कहेंगे। एक मल्टी स्टेक होल्डर बॉडी बनाएंगे जिसमें कि सब तरह के लोग आएंगे। ये बॉडी चेक करेगी, एश्योर करेगी कि साहब नेट न्यूट्रलिटी यानी कि इंटरनेट की उपलब्धता सभी के लिए हो रही है अथवा नहीं हो रही है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अच्छे से क्लियर हो गया? एक बार थम्स अप कर दीजिए। देखिए कितना बड़ा मुद्दा मैंने आप लोगों को समझाया है। रिसेंटली ये चीज आपके लिए निकल के आई है। और ट्राई जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अधीन कार्य करती है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, डीओटी, जिसके रविशंकर प्रसाद मंत्री हैं। उम्मीद है 4 बहुत बड़े बड़े मुद्दे आपको समझ में आ गए। इतने बड़े बड़े इशू मैंने आप लोगों को समझा दिया है, आप लोग इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आज के 2 एडिटोरियल में क्या क्या है? एक एडिटोरियल है ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। मतलब क्या है? एडिटर ने कहा है कि भाई 75वें संविधान 75वें स्थापना दिवस पर मिल रहे हो, कुछ तो अच्छा कर दो यार। बोले कुछ अच्छा करने का मतलब क्या है? अरे यूएन के अंदर G4 के सदस्यों को सदस्यता दे दो। G4 कौन है? G4 इंडिया है, ब्राजील है, जर्मनी है, जापान है। अरे तुम जो नेशनल वो बनाते हो ना सिक्योरिटी काउंसिल यूएन की, जिसमें अभी 5 ही स्थायी सदस्य हैं, 75वीं वर्षगांठ पर कुछ तो ऐसा कर दो कि 75 साल पहले 5 स्थायी सदस्य बनाए गए थे यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में, उसे बढ़ा करके 9 कर दो। यह कहना है एडिटर का। मेरे प्यारे साथियों, सुधार करने की गुंजाइश की बात करिए। इन्होंने कहा है एट ए स्पेशल सेशन मेकिंग 75th ईयर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑन ट्यूसडे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्ड फॉर रिफॉर्म ऑफ इट आउटडेटेड स्ट्रक्चर, pointing out that in the absence of comprehensive changes the world body today face a क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। मतलब मोदी जी ने, इन्होंने भी भाषण गया था। आप कहेंगे सर बड़े बड़े लीडर्स में मोदी जी का भाषण नहीं था। अरे था भाई, मोदी जी का भाषण भी गया है, वो यहां पर हम लेकर के आ गए हैं। इस भाषण में मोदी जी ने कहा कि देखो तुम बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे हो, हमारा संगठन ऐसा है, हमारा संगठन वैसा है, तुम्हारे ऊपर विश्वास खत्म हो जाएगा अगर तुमने रिफॉर्म नहीं किए। ये तो वो वाली बात हो गई कि हे भगवान मुझे इस पेपर में पास करवा देना, अगर तूने पास नहीं करवाया मैं कल से तेरे को मानना बंद कर दूंगा। मैं भगवान को कई बार अपन चैलेंज देते हैं ना कि भगवान मेरा ये पेपर अच्छा करवा दे, नहीं हुआ तो देख ले, मैं इतने दिन से तेरे को मान रहा हूं, कर से दिया नहीं जलाऊंगा, है ना। मोदी जी ने भी यही प्रकार से थोड़ी सी धमका दिया है इनको कि देखो बेटा या तो रिफॉर्म करो, नहीं तो बात यह है कि क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लोग तुम्हारे ऊपर विश्वास करना बंद कर देंगे कि तुम फेयरलेस तरीके से काम करते हो, यानी कि तुम्हारा पास जो काम है ये ढंग के प्रकार से नहीं चल रहा है। ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों, while the word appear harsh given the occasion, they can hardly be faulted. India has been at the forefront demanding reform in UN, particular its principal organ the Security Council for decades stacking in the one। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी। तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर आप लोगों के लिए बात क्या है जो हमारे पक्ष में है। आपसे कई बार यूएन इसमें यूपीएससी में यह सवाल पूछा जा सकता है, मेंस बेस्ड एक बहुत प्यारा सवाल बनता है कि भारत को स्थायी सदस्य बनना चाहिए, इस पक्ष में आपके पास क्या प्रमाण है। तो देखिए देश के प्रधानमंत्री के द्वारा क्या कहा गया है कि वी आर द वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। ऑब्वियस सी बात है टॉप 5 में हम हैं, इससे बड़ा और क्या चाहोगे। 193 सदस्य हैं, उनमें टॉप 5 में हम हैं, तो भाई क्यों ना बने। हमसे नीचे वाले, हमसे नीचे यूके है, वो तुम्हारे पास बैठा हुआ है, तो भाई हम क्यों ना बने। हमारे पास एक काम तो ये है। दूसरा, मोस्ट पॉपुलस कंट्री, हमारी सबसे ज्यादा जनसंख्या रही, तो हमको भी तो एकदम फेयर तरीके से रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तीसरा, विद ए ट्रैक रिकॉर्ड इन प्रमोटिंग रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, हमने हर अंतरराष्ट्रीय कानून को मानने का ट्रैक रिकॉर्ड हासिल किया है। हम किसी भी इंटरनेशनल ऑर्डर को मानने से मना नहीं करते, तो हमको क्यों ना मिले। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन टू द पीस कीपिंग थ्रू यूएन फोर्सेस, मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी जाती हैं, उन पीस कीपिंग फोर्सेस में भारत अब तक सबसे ज्यादा बार फोर्सेस भेज चुका है, सबसे ज्यादा सैनिक भारत के गए हैं, भारत के शहीद हुए हैं। ऐसी स्थिति में हमारे 4 इतने बड़े बड़े पॉइंट हैं बेटा, इसको आप आंसर में लिख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें लिख लीजिएगा 1 2 3 4 करके, पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, द यूएन वाज
born the crisis of World War era and the realized that the कंपेयर टू द प्रेजेंट, अगर आप आज के समय से कंपेयर करते हैं तो हमें जोड़ना होगा यूएनएससी के परमानेंट मेंबर में वीटो कैरिंग मेंबर चोजन बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग विनर ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2। आप लोगों ने यूएन के परमानेंट मेंबर जब बनाए तो आप एक तरफ तो बोलते हो कि इंटरनेशनल ऑर्डर हम स्थापित करेंगे, लेकिन एक बात बताइए कि आपने जो बनाया यूएन का मेंबर वो तो उन्हें ही बनाया ना जो कि वर्ल्ड वॉर 2 को जीत के आए थे। वर्ल्ड वॉर 2 को जीत के कौन कौन से राष्ट्र आए थे? यूएस आया था, यूके आया था, फ्रांस आया था, रशिया आया था और बाद में चाइना को आपने शामिल कर लिया था क्योंकि यह भी तो विपक्ष के खिलाफ लड़ रहा था। तो आपने इनको मिलाया, यानी कि ये तो चुनाव वो जीत गए, युद्ध जीत गए आपने, यानी कि ये तो विजित राष्ट्रों का संगठन हो गया। आपने जनता का प्रतिनिधित्व कैसे किया? ऐसी स्थिति में कैन हार्डली क्लेम एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, आप कह कैसे सकते हो कि आपने सही से रिप्रेजेंटेशन दिया है वर्ल्ड लीडरशिप को? यह बिल्कुल फेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। डन मेरे प्यारे साथियों, यूएनएससी डज नॉट इंक्लूड ए परमानेंट मेंबर फ्रॉम अफ्रीकन्स। देखिए कितनी अच्छी बात कही है इन्होंने, कहा है अफ्रीका की तरफ से कोई भी मेंबर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नहीं है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से नहीं है। और मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार से द पिलर ऑफ मल्टीलेटरल ऑर्डर, अगर हम बात करें बहुपक्षीय संबंधों की, तो G4 के जो ब्राजील, इंडिया, जर्मनी या जापान है, इनको भी आप लोगों ने इग्नोर किया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में यूएन को चाहिए कि वो अपनी सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करे। अब एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं काफी देर से, दीपक कुमार, जो ये पूछ रहे हैं सर बन गए तो क्या हो जाएगा? बन गए तो यह हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, कल को मान लीजिए, मैं तो सरल रूप से आपको यह बताता हूं, आप यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य बन गए तो दुनिया का कोई भी देश आपके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। बोले कैसे? अगर मान लीजिए कोई भी देश आया आपके खिलाफ और अमेरिका गया यूएन में और जाकर के क्या कह दिया भाई कि हमको, मतलब एक बार उदाहरण के मामले में मान लीजिए चाइना भारत के खिलाफ यह कहा कि मैं युद्ध करने जा रहा हूं, तो सिक्योरिटी काउंसिल के अगर आप सदस्य हैं तो आप खुद ही वीटो कर देंगे कि नहीं, आप कोई युद्ध नहीं कर सकते मेरे खिलाफ, क्योंकि मेरे साथ पूरा वर्ल्ड जुड़ा हुआ है। सिक्योरिटी काउंसिल दुनिया में वो स्टेक होल्डर्स हैं जिनकी वजह से शांति स्थापित होती है। ये वो नेता हैं जो कैबिनेट में आने की मांग कर रहे हैं। एक कैबिनेट का मंत्री दूसरे कैबिनेट के मंत्री पर कोई भी प्रकार का आक्षेप नहीं लगा सकता है, ठीक है ना? तो यहां पर वीटो पावर होती है, दुनिया के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की क्षमता होती है मेरे प्यारे साथियों इस परमानेंट मेंबरशिप के अंदर, ठीक है ना? तो ये सारी, देयर इज ए डीप पोलराइजेशन विद इन द यूएन मेंबरशिप, सो डिसीजन आर आइदर नॉट टेकन और नॉट heeded. Frequent division within the UNSC end up by the blocking key decisions. These issues underline in a year where the coronavirus pandemic has brought the world to standardize, yet the UNSC and WHO are failed to play the effective role. इनका एक बात और कहना है, बोले रिफॉर्म के अंदर अभी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ना, उसका उपयोग जो हो रहा है वो वीटो के नाम पर हो रहा है। वीटो के नाम पे बोले तो बोले वीटो लगा दिया, कोई भी काम हो रहा है वीटो लगा दिया। अब हमको जरूरत है क्या करने की? हमको जरूरत है यह करने की कि वीटो से काम नहीं चलेगा। बोले तो बोले आप लोग कुछ ऐसा लेकर के आइए ताकि वोटिंग जैसा कोई काम हो सके। अभी क्या होता है, कोई भी काम लेना हो एक जना खड़ा हो जाएगा कि मैं वीटो कर देता हूं। मान लीजिए कि अमेरिका जो है वो किसी के खिलाफ एक्शन लेना चाह रहा है, रशिया वीटो कर दिया। हम सब 4 देश एक साथ मिलकर एक्शन लेना चाह रहे हैं, चाइना वीटो कर दिया। एक जना मना कर देता है, काम रुक जाता है। तो आवश्यकता है रिफॉर्म लाने की, जिसमें कि कुछ नियम ऐसे बनाए जाएं कि किन किन मुद्दों पर तो वीटो किया जाएगा, किन मुद्दों पर वीटो नहीं किया जा सकेगा, ऐसा कुछ ऑर्डर बनाइए। तो ये बहुत ही प्यारा आर्टिकल है, इसे आप लोग अच्छे से यूज कर लीजिएगा। बाकी जो बातें हैं मैंने आपको बोल करके सुना दी हैं। डन है? तो उम्मीद है आप सभी साथियों को ये बहुत अच्छे से बातें समझ में आ गई होंगी, है ना? हाँ जी, आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। ये पूरा एक मैंने यूपीएससी बेस्ड क्वेश्चन दे दिया है। आपसे पूछा जा रहा है कि कैसे नॉन परमानेंट मेंबर, स्पेशली इंडिया, इनको यहां पर सीट मिलनी चाहिए, आपके बारे में ये सवाल है। इनके ऑप्शन 7-8 पॉइंट दिए हैं, उन सभी 7-8 पॉइंट के बारे में 10 पॉइंट है। 10 पॉइंट का हिंदी ट्रांसलेशन है, प्रॉपर वाला हिंदी ट्रांसलेशन है। आपको मेरे सोशल मीडिया से ये प्राप्त हो जाएगा, आपको यहां से भी ये प्राप्त हो जाएगा। ये सारी चीजें आप लोगों को यहां से प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है? हाँ जी, अब सार्क की उपादेयता के बारे में भी एक सवाल है, वो भी जान लीजिए मेरे प्यारे साथियों। और वो क्या है? Uniting to combat COVID-19, the South Asian region could leverage its existence institutional framework under umbrella of SARC. Recently,
सार्क सूचनाओं में है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल, मतलब ये है रीजनल कॉपरेशन, ये चर्चाओं में है। रीजन क्या है मेरे प्यारे साथियों, कि सार्क जो है वो भारत और पाकिस्तान की वजह से सुर्खियों में रहता है। अभी क्या बना था कुछ दिन पहले भी कि भारत और पाकिस्तान सार्क की बैठक में शामिल हो सकते हैं। कैसे भाई, होना तो बिल्कुल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही है, तो शामिल हो सकते हैं। तो फिलहाल जो आर्टिकल लिखा गया है वो सार्क पर है, और क्या कहा गया है, विद द पेंडेमिक शोइंग नो साइन ऑफ अबेटिंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट टू द वर्ल्ड फास्टर ग्रोइंग रीजन साउथ एशिया appeal grim. In April, the World Bank predicted that growth in the region would be 1.5 to 2.8%. कहने का मतलब यह है एडिटर का कि देखिए वर्तमान में परिस्थितियां इतनी विकट हैं कि वर्ल्ड बैंक ने भी यह सोचा है कि ग्रोथ जो है वो 1.8 से 2.8% ही रहने वाली है दक्षिण एशिया की। तो ऐसी समय में गवर्नमेंट्स इन साउथ एशियन कंट्री हैव रेस्पॉन्डेड वेरिंग डिग्री टू काउंटर द हेल्थ एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। और साउथ एशियन देशों ने सार्क के माध्यम से पेंडेमिक से निपटने के लिए अलग अलग तरह के काम भी किए थे। सार्क फंड भी बना था, आपस में भी कुछ काम किए, लेकिन इंडिया रिज्यूम्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लिमिटेड स्केल फॉलोइंग स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इंपोज्ड इन द लेट मार्च लास्टिंग थ्रू अप्रैल। बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका डिड द सेम आफ्टर द एक्सटेंडेड लॉकडाउन। भूटान एंड मालदीव्स हैज मैनेज्ड टू लार्जली कंटेन कम्युनिटी ट्रांसमिशन एंड अवॉइड प्रोलॉन्ग्ड लॉकडाउन। तो इन सब ने एक प्रकार से अलग अलग तरह से कोरोना से निपटने का काम किया। जैसे भारत ने थोड़ा लूज छोड़ा ताकि भाई कोरोना मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलती रहें। काठमांडू और ये जो क्या बोलते हैं, ये भूटान और मालदीव्स हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने यहां पर कम्युनिटी स्प्रेड नहीं होने दिया। किसका? कोरोना का। तो जब इतने सारे देश एक ही जगह से बिलोंग करते हैं तो इनकी रणनीति कोरोना से निपटने की एक जैसी होनी चाहिए थी। यहां की जो अच्छी बात है वो क्या है कि यहां पर मॉर्टिलिटी रेट कम है, यानी मृत्यु दर किसकी? कोरोना की, अभी 1% के आसपास अपनी चल रही है। तो यहां पर इनका कहना यह है कि क्यों ना सार्क जैसे देश जो हैं वो आपस में मिलकर के एक कोऑर्डिनेटेड रेस्पॉन्स मैकेनिज्म बना लें, यानी कि आपस में सामंजस्य स्थापित करके यहां पर कोरोना से लड़ने के लिए एक माहौल क्रिएट करें, जिससे कि कोरोना किसी भी ट्रांस बाउंड्री माइग्रेशन की वजह से ना फैले। मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार से एडिटर की यहां पर राय है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, बहुत मेहनत से, बहुत खींच करके ये खींचा गया है। सुबह से आप लोगों के लिए 4 बजे से चालू हुआ था, अभी तक चल रहा है। आज 1:30 बजे वाली क्लास आप लोगों की नहीं हो पाएगी, लेकिन हां, एक क्विज हम लोग कर लेते हैं। क्विज के अंदर आप पार्टिसिपेट कर लीजिए। एक मैं आपके सामने क्विज शेयर कर रहा हूं, शीघ्र ही आप क्विज करिए। कल की तरह मैं आज 10 क्वेश्चन दे दूंगा उस क्विज में। आप लोगों को मैं क्विज बताता हूं, आप तब तक क्या करिए, अनअकैडमी से यूपीएससी अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। कहां से डाउनलोड होता है ये होगा आपके गूगल प्ले स्टोर से, है ना। एक अच्छा सा क्विज करते हैं स्टैटिक जीके का, और इस स्टैटिक जीके के क्विज में मैं आप लोगों के सामने इस बार दे रहा हूं 10 क्वेश्चन। अगर आप कहेंगे तो बाद में 20 क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। एनसीईआरटी की समरी मैं आप लोगों को दे रहा हूं, कल की तरह ही मैं 10th की समरी से आपके सामने 10 क्वेश्चन दे देता हूं। ये लीजिए, क्विज नंबर यहां पर 2 हो गई यूपीएससी के अंदर, और यहां पर 10 क्वेश्चन 10 दे दूं ना। चलिए, तो यहां पर 10 क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, कल 20 क्वेश्चन रख देंगे, ठीक है। तो ये एक क्विज है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। सभी लोग कोड लिख करके और इस क्विज में पार्टिसिपेट करें। ये क्विज 1:20 पर चालू हो जाएगी, 1:15 पे कर देते हैं। चलिए, 1:15 पर क्विज चालू हो जाएगी, है ना। 1:15 सफिशिएंट, 1:20 कर देते हैं। चलिए, 1:20 पर आपके लिए ये चालू हो जाएगी। मैं आपको इसका कोड शेयर कर देता हूं, कोड तब तक आए, तब तक थोड़ा विज्ञापन सुन लो, थोड़ा सा हैंड हो रहा है। हाँ जी, विज्ञापन ये है भाई साहब, ये पूरा क्वेश्चन आंसर हमने आपको दे दिया है हिंदी इंग्लिश में, आप देख लीजिएगा। विज्ञापन तो ये है कि आज 1:30 वाली क्लास नहीं हो पा रही है, लेकिन कल ये पक्के से होगी। पहली बात तो ये पता चल जानी चाहिए। दूसरी बात क्या है, कल पक्के से ये हो जाएगी क्लास आप लोगों की, है ना। अरे भाई चलोगे यार, 1 मिनट बेटा, है ना। तो ये कल क्विज हो जाएगी, आप लोग इस क्विज में पार्टिसिपेट कर लेना। ये तब तक कोड शेयर करेगा, मैं आपको बता देता हूं। हाँ जी, इसके अलावा यहां से ही आपको करना है, आप गोल में यूपीएससी एग्जाम गोल सेलेक्ट करिएगा। यूपीएससी एग्जाम गोल सेलेक्ट करके ज्वाइन क्विज पे जाके चलिएगा। यार ये मेरा फोन क्यों हैंग होता है?
क्विज आने में टाइम लग रहा है, मैं बता दूंगा, अगर आ गई तो ठीक है। हाँ भाई, रेफरल कोड अपना अंकित 10 है, जिसकी वजह से आप अनअकैडमी पर जुड़ करके मेरे साथ में पढ़ सकते हैं। मेरे द्वारा फाउंडेशन बैच पढ़ाया जा रहा है और उस फाउंडेशन बैच में आप लोगों के लिए एनसीईआरटी बेस्ड तैयारी करवाई जा रही है। एनसीईआरटी बेस्ड तैयारी में आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से, अगर शून्य से कुछ भी नहीं आता है तो भी आप मेरा यह सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से मैं जीरो से बिल्कुल स्टैटिक जीके पूरा की पूरा एनसीईआरटी को ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूं। आप कॉमन सेंस लगाइए कि एनसीईआरटी जो सामान्यतया 2 महीने की होती है, अगर वो एनसीईआरटी हम लोग लेकर के चलें तो वो आप लोगों के लिए, मेरे प्यारे साथियों, मैं 10 महीने में ले जाके खत्म करवा रहा हूं। इसका अर्थ कुछ तो लगा सकते हैं हम ये समझ सकते हैं ना भाई कि हम लोग यहां पर कुछ तो ऐसा करा रहे होंगे जिसकी वजह से क्वेश्चंस में हमें बेनिफिट हो सके, है ना। अरे यार, मैं क्या कर रहा हूं भाई, माफी चाह रहा हूं कि मैं आप लोगों को बहुत फास्ट तरीके से ये क्रिएट नहीं कर पा रहा हूं। अगर नहीं होती है तो फिर छोड़ ही देंगे फाइनली, अब चौथा प्रयास है, ये भी विफल गया। ठीक है, तो ये चीज कर लीजिएगा। अनअकैडमी पर मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है उसके लिए 2 ऑप्शंस हैं, प्लस और आइकॉनिक। प्लस वाला ऑप्शन जो है वो 44,000 में है आपके पास में, अंकित 10 लगाने पर 39,000 में पड़ता है। आइकॉनिक वाला 64,000 में पड़ता है। फायदा ये है कि आप लोग फाउंडेशन में जीरो से लेकर के जब तैयारी करेंगे, दा हिंदू तो यहां खत्म हो गया, स्टैटिक जीके वहां खत्म कर लीजिए, ऑप्शनल वहां खत्म कर लीजिए, मेंस की और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज खत्म कर लीजिए, लाभ हो जाएगा। ऐसे ही एसएससी वाले विद्यार्थी, अगर आपका कोई जानने वाला है जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा हो अथवा एसएससी की तैयारी कर रहा हो, आप उन्हें भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच वहां भी चल रहा है और मेरे प्यारे साथियों, वहां पर स्टेट पीसीएस लायक फाउंडेशन बैच चल रहा है, जहां इकोनॉमिक्स पढ़ाई जा रही है, पॉलिटी ज्योग्राफी खत्म हो चुकी है, सारी प्रीवियस क्लास आपको एक ही जगह पर प्राप्त हो जाती हैं। यहां पर भी आपको अंकित 10 रेफरल कोड लगाना है। होना ये सारा काम अनअकैडमी लर्निंग ऐप के माध्यम से ही है, बहुत डिटेल में। मतलब ये तो बैच जो है इंडिया का सबसे ज्यादा ऑनलाइन पढ़ा जाने वाला बैच है, ये वाला जो बैच है ना, मतलब सबसे ज्यादा ऑनलाइन में अगर बच्चे किसी बैच में पढ़ते हैं तो वो ये है, ठीक है, जिसमें पेड कोर्स में सबसे ज्यादा बच्चे, आप समझ रहे हैं। तो ये बहुत ही प्यारा बैच है और ये बहुत मतलब पसंद किया हुआ बैच है, तो आप इसमें जुड़िए। एकदम जीरो से आपको स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस किसी भी ज्वाइन के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है ना। गोल यहां से एसएससी सेलेक्ट कर दिया। सब्सक्रिप्शन 1 साल का लेना, क्योंकि क्या है कि मैं कोर्स बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं और पढ़ाने के लिए फिर टाइम भी बहुत लगता है, तो आप उस चीज को कर लीजिएगा। भाई क्विज का हमारे पास आज कोड नहीं आ पाया है, तो माफी चाहता हूं मैं आप लोगों से, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा हूं, कल और अच्छे से ट्राई करेंगे। क्विज का कोड अगर आ गया, क्योंकि उधर से कोड आता है, फिर मैं आपको शेयर करता हूं। चलिए साथियों, थैंक यू सो मच। आप सभी का प्यार ऐसे ही बना रहे, सेशन शेयर करते रहिए, बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार दीजिए और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। और बीच में जो मेरे सारे साथी जो इस समय बोल रहे हैं, उनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, मेरे प्यारे साथी पूछ रहे हैं घनश्याम सैनी जी की मेरा बर्थडे 17 अप्रैल को आता है भाई। हाँ जी, हिंदी में भी क्विज दिया करें बेटा। अभी हो रहा है अपडेट, जल्दी ही हिंदी में भी आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, राहुल जो है वो डिसलाइक वालों के बहुत खिलाफ हो रखे हैं। सदाक्षी बेटा, आज क्विज का ऑप्शन क्रिएट नहीं हो रहा है, मैं कर दूंगा अगली बार से, है ना। हाँ, श्रीकांत पटवा पूछ रहे हैं यूपीएससी की फीस। बेटा एक्चुअली क्या होता है कि उस फीस के अंदर है ना, ऑप्शनल भी आपको मिल रहा है, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।